अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सेल एडाप्टेशन। इसका लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या इसमें जानेंगे, इसमें सेलुलर एडाप्टेशन जानेंगे और टाइप्स ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन विद एग्जांपल पर जानेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सेल का ये स्ट्रक्चर है हमारा। सबसे पहले ये देख ले, इसमें जो है ना एक न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोलिंग सेंटर है, न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है उसका मेन सेंटर जहाँ पर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडीज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आउटर मोस्ट होता है जो क्या करता है, जो है ना परमेबिलिटी में हेल्प करता है। इसके बाद लाइसोसोम होता है जो कि सेल ईटिंग में और इसमें एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है। माइटोकॉन होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन होता है जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। सेंट्रियोल होता है जो इसको स्ट्रक्चर जो मेंटेनेंस होता है वो सेल को प्रोवाइड करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म में। ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का जो हम पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है ना स्टडी है, सेल हैज़ 3 कंपोनेंट। सेल के जो है ना मेनली 3 चीज़ों से सेल बनता है। ठीक है, सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल में ये 3 चीज़ें जो है मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। इन साइटोप्लाज्म देयर आर सम ऑर्गेनेल व्हिच हैव सम वेरियस फंक्शन। दीज आर, साइटोप्लाज्म में कुछ खास ऑर्गेनेल है जिसके कुछ खास फंक्शन है। ठीक है, उसमें कुछ जो है ना नीचे मेंशन है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले हम जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको हम पावर हाउस ऑफ दिस सेल कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ना ये सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल, ये सेल में जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है और रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। ये जो है ना हमारे सेल के अंदर जो है ना डाइजेशन वगैरह का जब काम हो जाए तो ये क्या करता है, ये लाइसोसोम करता है, क्योंकि इसमें जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये जो है अनवांटेड सब्सटेंस जब सेल प्रोड्यूस करता है तो ये लाइसोसोम उसको ख़त्म करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है किस चीज़ को, सेल सब्सटेंसेस है जो हार्मफुल है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको जो है ना हार्मफुल चीज़ों को ख़त्म करता है। इसके बाद न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस को हमें पता है कि ये सेल का जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, सेल एडाप्टेशन क्या है? ठीक हो गया। Adaptation are reversible changes in number, size, metabolic activity, function of cell in response to change in the environment। अच्छा, नॉर्मल जो सेल होता है ना वो क्या चाहता है कि वो होमोस्टैटिक कंडीशन में रहे और अपना जो नॉर्मल फंक्शन है ना उसको परफॉर्म करे। लेकिन जब सेल को कोई स्टिमुलस वगैरह चेंज उसके एनवायरनमेंट आ जाए तो एक सेल सबसे पहले क्या करता है, सेल एडाप्टेशन करता है, खुद को उसके साथ आदी बनाता है, उसके साथ जो है ना खुद को मैनेज करता है। लेकिन जब ये मैनेज और ये जो है ना लिमिट तक पहुंच जाए तो इससे इंजरी विकास कर सकता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल किस तरीक़ों से जो है ना ख़ुद को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करता है। ठीक है। सो इसमें जो है ना एडाप्टेशन रिवर्सिबल चेंज इन नंबर, साइज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फंक्शन ऑफ सेल इन रिस्पांस टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अच्छा, जब सेल के चेंजेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाए ना, सो ये सेल जो है ना रिवर्सिबल चेंजेस वगैरह हो जाए तो इसमें जो सेल खुद को एडाप्ट करने की कोशिश करता है इसको जो है ना सेल एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, विद एनवायरनमेंट खुद को जो चेंज करता है सेल, इसको हम सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक हो गया। Cells are active participants in environment, constantly adjusting their structure and function to accommodate changing demands and intracellular stresses। अच्छा, सेल जो है नॉर्मली कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को और ख़ुद के साथ जो है ना अपने एनवायरनमेंट को खुद को अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंज करता रहता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, एडाप्ट हो जाए। ठीक हो गया। Cell encounter physiological stress or pathological stimuli, they can undergo adaptation, achieving new state and preserving वेबिलिटी एंड फंक्शन। अच्छा, सेल जो है ना जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन वगैरह आ जाए या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाए तो सेल जो है ना एडाप्टेशन की तरफ जाता है, ख़ुद को उसके साथ आदी बनाता है कि उसको इससे कोई नुकसान वगैरह ना पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा, द चेंजेस मेड बाय अ सेल इन रिस्पांस टू एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस। अच्छा, कुछ चेंजेस है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस होती है जब सेल को कोई एडवर्स इन रिस्पांस कास्ट हो जाए तो एडाप्टेशन में फिजियोलॉजिकल, ये नॉर्मल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल पैथोलॉजिकली भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। सम मेजर टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन और मेजर टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन क्या हो सकते हैं, एट्रोपी, सेल किसकी तरीके से खुद को एडाप्ट करता है, या एट्रोपिक होगा या हाइपरट्रोपिक हो जाएगा या हाइपरप्लेजिया हो जाएगा या मेटाप्लेजिया। ये 4 टर्म्स है जो हम आगे अब स्टडी करेंगे।
सबसे पहले होगा आता है एट्रोपी। Atrophy is the decrease in cell size or shrinkage in the cell size of the cell by the loss of cell substances is known as atrophy। एट्रोपी जो है ना वो फिनोमेना है कि जिसमें जो है ना सेल की साइज़ वगैरह जो है ना वो कम हो जाती है। सबसे पहले सेल का ये साइज़ था, लेकिन जब ये एट्रोपी हो गया तो इसकी साइज़ कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एट्रोपी, इस प्रोसीजर को कहते हैं। और ये किस तरह होता है, जब सेल में जो है ना कोई स्टिमुलस वगैरह काज हो जाए तो सेल उसके साथ खुद को एडाप्ट करने के लिए खुद को एट्रोप करता है, मतलब उसकी जो साइज़ है ना उसको कम करता है। ठीक है, एट्रोपिक सेल्स में है वो डिमिनिश फंक्शन बट दे आर नॉट डेड। एट्रोपिक जो सेल है उसका फंक्शन जो है ना ज़्यादातर ख़राब होगा, लेकिन वो डेथ नहीं हो सकता। ठीक है, वो डेथ नहीं होगा। अच्छा, एट्रोपिक के काजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो डिक्रीज़ वर्कलोड। सबसे पहले वर्कलोड जो है ना उसका डिक्रीज़ होना। इसका एग्जांपल क्या है कि जब कोई बंदा जो है ना जिम करता है तो उसके बॉडी पर वर्कलोड उसके मसल पे होता है तो उसका मसल जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो वर्कलोड ख़त्म करता है, मतलब जिम जाना छोड़ लेता है, तो क्या होता है उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, एट्रोपिक हो जाते हैं। लेकिन जब जो है ना इसका मतलब ये है कि वर्कलोड के कम करने से भी एट्रोपिक काज होती है। ठीक है। अच्छा, इमोबिलाइजेशन ऑफ अ लिम्ब टू परमिट हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर। जब किसी का कोई पैर वगैरह टूट जाता है और उसको जो है ना मूवमेंट वगैरह नहीं देता, वर्कलोड कम हो जाता है ना, तो उसका जो है ना लिम्ब वगैरह क्या होता है वो एट्रोपिक होता है, उसका जो स्ट्रक्चर वो वीक हो जाता है। ठीक है। लॉस ऑफ इनर्वेशन, ब्लड सप्लाई, अगर जो नर्व सप्लाई उसको जो ख़त्म हो जाती है तो इससे भी एट्रोपिकास होता है, मतलब उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। डिमिनिश ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाए तो इससे भी एट्रोपिकास होती है। अच्छा, और काजेज़ जो एट्रोपी के है वो ये है कि डिक्रीज वर्कलोड जो है ना उसका जो कम हो जाना। उसके बाद हो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर किसी को के बॉडी के कोई पार्ट्स को जो है ना न्यूट्रिशन कम मिल रही हो या जो है ना बहुत नहीं मिल रही, तो उससे जो है ना एट्रोपी कास होती है। एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से विकास होती है। हमारे जो हार्मोन वगैरह सिस्टम है वो एक्टिवेशन और इनहिबिशन जब कम हो जाए तो इससे भी जो है एट्रोपी कास होती है। एजिंग से भी कास हो सकता है एट्रोपी, मतलब जो है ना हमारे लॉस ऑफ टीथ है, हेयर थिकनिंग है, स्किन डेट क्रिएट्स द रिंकल्स वगैरह जो है ना होते हैं, वीकनिंग ऑफ मसल ये भी होते हैं, लॉस ऑफ वेट इन ऑर्गन ये भी हो सकते हैं, और उसके जगह मेंटल एक्टिविटी ये सब कास होते हैं किस चीज़ से? एजिंग से। और एजिंग जो है ये क्या कास करता है? एट्रोपी कास करता है। ठीक है। अच्छा, सब स्टिमुलस और फिजियोलॉजिक, कुछ स्टिमुलस में जो हो सकते हैं ना वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। लॉस ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन जो है ना अगर किसी को नहीं पहुंच रही किसी बॉडी पार्ट में, तो ये भी क्या हो सकता है? ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। मतलब ये है कि मेनोपॉज, ये जो है ना आगे आ रहा है। मेनोपॉज किस चीज़ को कहते हैं? जब फीमेल का जो है ना आफ्टर दी 45 और 44 एज फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो स्टॉप हो जाती है, तो इससे क्या होता है? एट्रोपी हो जाता है। उनके जो सेल वगैरह है उसका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं। सो उसके जो यूट्रस है ना उसका एट्रोपिक हो जाता है, उसका कंडीशन कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजी मतलब ये है डीनर्वेशन, जब इसमें जो है ना नर्व सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, डीनर्वेशन या लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। अच्छा, एट्रोपी ऑफ द ब्रेस्ट कैन अकर विद प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन रिडक्शन। जो एट्रोपी है ना वो ब्रेस्ट की, अगर उसका जो है ना वो कास हो सकती है फीमेल ब्रेस्ट में, लेकिन अगर उसको जो है ना एस्ट्रोजन जो है ना वो कम मिल रहा हो तो उसमें जो क्या कास होता है? उसमें जो कास होता है वो है एट्रोपी। टेस्टिकुलर एट्रोफी विद प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंडोएक्सोजेनस 6 स्टीरॉइड। अच्छा, अगर कोई टेस्टोस्टेरोन वगैरह ले रहा है और 6 स्टीरॉइड वगैरह ले रहा है ना अपनी जो सेक्सुअल लाइफ को बेटर करने के लिए, सो इससे क्या होता है? टेस्टिकुलर एट्रोफी, जो टेस्टिस वगैरह होता है उसकी साइज़ वगैरह में डिक्रीज होता है इसके सेल में। ठीक है। टू रिड्यूस गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं दो डायग्राम है। एक तो जो है ना लिम्ब का हमने जो बताया था कि अगर ये लिम्ब देख ले पहले, ये फ्रैक्चर हुए है तो इससे जो है ना एट्रोपी का इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना और सेल जो साइज है वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि इसमें जो वर्कलोड है वो कम हो गया है सब। अब जो है ना ये नॉर्मल ब्रेन है और ये एट्रोपी के इसके साइज़ में डिक्रीज हुआ है। देख ले, ठीक हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपी किस मैकेनिज्म के ज़रिए होती है? सो देख ले। एट्रोपी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपी में सबसे पहले जो होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा और प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा प्रोटीन हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन ज़्यादा प्रोटीन जो है हम सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ये क्या काज कर सकता है? एट्रोपी काज कर सकता है। ये मैकेनिज्म है। ठीक है।
प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज बिकॉज ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसकी कमी की वजह से क्या कास होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कास होगा, उसकी कमी कास होगी, ठीक है। इनमें सिचुएशन एट्रोफी इज आल्सो कमिंग बाय इंक्रीज ऑटोपेगी। जब सेल जो है ना ऑटोपेगी सेल्फ ईटिंग वगैरह करता है ना, सो इससे भी क्या कास होता है, इससे कास होता है एट्रोपी। Autophagy cell eating is a process in which the start cell eats its own component attempt to survive। सेल जब अपने own components अपने ही ऑर्गेनेल खा लेता है क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशन नीड है उसको पूरी नहीं होती, तो ये सेल जो है ना ऑटोपैगी इसको हम कहते हैं। ये क्या काज कर सकता है, एट्रोपी काज कर सकता है, इसकी साइल में डिक्रीज काज कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा टर्म आता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी से सबसे पहले जान लें हाइपरट्रोफी क्या है। एक्सेसिव नरिशमेंट है या सेल के साइज़ में इंक्रीज है। सेल एक होगा लेकिन इसके साइज़ में जो है इंक्रीज होगा, वो बड़ा हो जाएगा, स्विल हो जाएगा। हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन सेल साइज और ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज ऑफ द सेल। हाइपरट्रोफी जो है वो करनी चाहिए कि जिसमें जो है ना कोई सेल उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो जाए, ठीक है। इन हाइपरट्रोफी देयर इज नो न्यू सेल्स, में कोई न्यू सेल नहीं होगा, न्यू सेल नहीं होगा। जिस बिगर सेल कंटेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑर्गेनिल, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ऑर्गेनिल भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हाइपरट्रोफी कैन बी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। हाइपरट्रोफी जो है ना फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और ये जो है ना काज बाय आइदर इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और बाय ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन स्टिमुलेशन। या ये फंक्शनल डिमांड जब ज़्यादा हो जाए उससे भी काज होते हैं, और दूसरा जब ग्रोथ फैक्टर वगैरह होते हैं कोई बड़ा होता है या हार्मोन स्टिमुलेशन, इसकी वजह से भी काज होता है। द हार्ट एंड किडनी से इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी हाइपरट्रोफी। हमारे हार्ट और किडनी है ना, ये हाइपरट्रोफी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव है। एन एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी इज इन स्केलेटल मसल विद सस्टेन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। जब कोई जिम नहीं करता सबसे पहले तो उसके बॉडी के नॉर्मल सेल की कंडीशन एक तरह से होती है। जब वो जिम स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उसके बॉडी के मसल वगैरह में क्या होता है, हाइपरट्रोफी कोस होती है और उसके जो मसल है वो बड़े लगने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मास फिजियोलॉजी के एंजाइम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर एज कंसिक्वेंस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेटेड स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी एंड स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया। अच्छा, जो जब फीमेल के जो है ना यूट्रस के इनलार्जमेंट हो जाती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है डिलीवरी का, सो फीमेल का जो यूट्रस है उसके इनलार्जमेंट हो जाती है, किसके स्टिमुलेशन के ज़रिए, जो एस्ट्रोजन स्टिमुलेटेड स्मूथ मसल है वो हाइपरट्रोफी कास होता है, उससे जो है ना यूट्रस के इनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे बेबी बर्थ में आसानी हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी जो है ना, ये क्या है, कार्डियक मसल एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंशन और अओर्टिक वॉल्व डिजीज़। जब हाइपरटेंशन हो जाए या अओर्टिक वॉल्व डिजीज़ हो जाए तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना वो ब्लड को पंप करता है लेकिन वो फिर भी नीड को पूरी नहीं करता। सो इससे क्या होता है, हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का और राइट वेंट्रिकल है उसके जो है ना सेल जो है हाइपरट्रोफी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको जो है ना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, और इस फोर्स लगाने के लिए उसको साइज़ और जो है न्यूट्रिशन ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उससे जो अपना सेल हाइपरट्रोफी कर देता है, ठीक है। अच्छा, वर्कलोड डोमेन बता दिया। मसल इन बोथ स्केलेटल मसल और हार्ट अंडरगो ओनली हाइपरट्रोफी बिकॉज एडल्ट मसल सेल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू डिवाइड। हमारे जो एडल्ट मसल सेल है ना वो इतने ज़्यादा डिवीजन फिर स्टॉप कर देते हैं एक डेज ऑफ एडल्टनेस। जब हम एडल्ट हो जाते तो हमारे मसल जो है ना वो जो है ना फिर डिवीजन स्टॉप कर देते, तो ये हाइपरट्रोफी उसमें काज होती है। आप इसमें देख सकते हैं, ये जो सबसे पहले है ना नॉर्मल मायोसाइट जो नॉर्मल मसल सेल है ये हाइपरट्रोफिक हो गया, और ये जो है ना हाइपोट्रोफिक हो गया, ठीक हो गया। ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। मायोकार्डियम सब्जेक्ट टू परसिस्टेंटली इंक्रीज वर्कलोड एज हाइपरटेंशन और विद नैरो स्टेनोटिक वॉल। अच्छा, मायोकार्डियम सब्जेक्ट टू परसिस्टेंटली इंक्रीज, मायोकार्डियम जो है ना वो परसिस्टेंटली इंक्रीज होगा। वर्कलोड जो है हाइपरटेंशन में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर जो स्टेनोटिक वॉल होते हैं, वॉल जो होते हैं ना वो तंग हो जाते हैं, जो हमारे वेसल है उसमें जो है ना तंगनेस हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वर्कलोड हार्ट पे पड़ता है वो ज़्यादा हो जाता है, इससे जो है ना हमारा हार्ट जो है ना वो हाइपरट्रोफिक हो जाता है, ठीक है। मायोकार्डियम इज सब्जेक्टेड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो इस्कीमिया ड्यू टू इंक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी द मसल सेल में अंडरगो इंजरी। सो अगर हार्ट जो है ना खुद को हाइपरट्रोफिक ना करे इस कंडीशन में, जब हाइपरटेंशन हो या जो है ना एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस हो, तो ये ब्लड सप्लाई जो है ना हमारे मसल्स को कम हो सकती है, और उससे क्या हो सकता है, इंजरी भी काज हो सकती है। अच्छा, मैकेनिकल कुछ ट्रिगर्स भी है जो है हमारे हाइपरट्रोफी काज कर सकता है। इसमें जो है ना सबसे पहले स्ट्रेच सॉल्युबल मेडिएटर्स एंड स्टिमुलेट सेल प्रोटेक्टर एंड एनर्जी हार्मोन्स। ये जो है सब क्या करते हैं,
हमारे हार्मोन से जो हाइपरट्रोफी को काज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ग्रोथ फैक्टर्स और एड्रेनर्जिक हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मेन है। जो हम कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें बॉडी में हाइपरट्रोफी भी कंटिन्यूसली हो जाती है, ठीक है। This stimulate turn on signal transduction pathway that lead to the induction of a number of genes which in turn stimulate synthesis of many series of proteins including growth factors and structure protein। अच्छा, जब ये हार्मोन जो है ना स्टिमुलेट हो जाए तो ये हमारा स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी स्टिमुलेशन की वजह से सेल में जो है ना स्वेलिंग और हाइपरट्रोफी काज हो जाती है, ठीक है। द रिजल्ट सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटीन एंड माइक्रोएलिमेंट्स पर सेल। इसकी वजह से क्या होता है, सेल में जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है और इसके जो माइक्रोएलिमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। विच इंक्रीजेज द फोर्स जनरेटेड विद ईच कंट्रैक्शन इनेबलिंग द सेल टू मीट इंक्रीज वर्क डिमांड्स। और ये जो है ना सेल के जो वर्क डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए उसको जो है ना साइज में इंक्रीज करता है। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख ले। इसे जो है ना एक जिम वाला जो है ना वो जिम की जो बॉडी है ना उसको रिप्रेजेंट किया गया। इसमें जो है हाइपरट्रोफी हुई है क्योंकि इसमें जो है ना सेल साइज इंक्रीज हुआ है, सेल नंबर नहीं सेल साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो सेल एडाप्टेशन का टर्म है वो है हाइपरप्लेजिया। इसको हम कहते हैं ओवर फॉर्मेशन या जो है ना सेल का ओवर डिवीजन। जब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। अच्छा, हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल विच रिजल्ट इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गन। जब सेल जो है ना वो ज़्यादा डिवीजन कर ले, उसके सेल का नंबर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाए और किसी ऑर्गन का साइज ज़्यादा इंक्रीज करे तो इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज सेल माइटोसिस और डिवीजन। ये किस चीज़ से बनता है, जब सेल में ज़्यादा माइटोसिस या सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाए तो इससे हाइपरप्लेजिया काज होता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। In both situations, cellular proliferation is stimulated by growth factors that are produced by variety of cell types। ये ज़्यादातर किस चीज़ के ज़रिए स्टिमुलेट होता है, सो हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स है ना हमारे उसके ज़रिए से ज़्यादा ये स्टिमुलेट होता है, ठीक होगा। अच्छा, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या है, सो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया द प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, जब फीमेल की जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है ना, जब टाइम आप प्यूबर्टी या जो है ना प्रेगनेंसी के टाइम पर, सो ये जो है ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ की, हाइपरप्लेजिया की। इसमें हाइपरट्रोफी भी होती है लेकिन ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक होगा। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया इन विच रेजिडुअल टिश्यू ग्रोज आफ्टर रिमूवल और लॉस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन। अच्छा, अब एक टाइप है कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। ये और टाइप आप हाइपरप्लेजिया है जब हम किसी बॉडी को के पार्ट्स को जो है ना रिमूव करते हैं, मतलब किसी सर्जरी वगैरह के ज़रिए। इसका एग्जांपल जो है ना लीवर है। लीवर को अगर हम ख़त्म करते हैं तो वो दोबारा अपने पाम को हाइपरप्लेजिक कंडीशन में जाकर दोबारा अपने पाम को वापस आता है। अच्छा, लीवर कैसे, लीवर को अगर हम लीवर के एक पार्ट को हम काट ले, उसको जो है ना साइज कर ले, रिमूव कर ले, तो विद इन 12 आवर्स सेल जो है ना लीवर के जो सेल्स है वो खुद हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में जाकर खुद को जो है ना वापस अपने कंडीशन में लाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। The stimuli for hyperplasia is this setting are polypeptide growth factors produced by an injured hepatocyte as well as non-parenchymal cell in the liver। जैसे लीवर में जो है जो अनइंजर्ड हाइपोटोसाइट है और नॉन पेरेंकाइमल सेल है वो जल्दी हाइपरप्लेजिया काज करता है और इससे जो है ना लीवर वापस अपने साइज में आता है। इसमें दूसरा टर्म आता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया इंड्यूस्ड इन रिस्पांस टू हार्मोनल स्टिमुलेशन बाय एंड्रोजन। जब एंड्रोजन आता है और हार्मोनल स्टिमुलेशन करता है तो इससे क्या काज होता है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। Stimulation by growth factor also involved in hyperplasia that is associated with certain viral infection। इसमें जो है ना वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और जो है ना हमारे कुछ और एक्सप्रेशन इसमें जो है इन्फेक्शन भी काज हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, पेपिलोमा वायरस का स्किन वार्ड्स एंड म्यूकोजल लीजन दैट आर कंपोज्ड ऑफ मासेस ऑफ हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम। अच्छा, जो पेपिलोमा वायरस है नहीं क्या होता है, हमारे बॉडी जो स्किन वगैरह होती है ना उसमें जो है ना वार्ड्स और जो म्यूकोजल लीजन वगैरह काज होते हैं ना, हारिश वगैरह होते हैं, उसको जो है ना या इंजरी वगैरह ये उसको काज करता है। इसको जो है ना कहते हैं पेपिलोमा वायरस का स्किन वार्ड्स। जो दूसरा टाइप है वो इंटीमन हाइपरप्लेजिया है। द थिकनेस ऑफ टूनिका इंटीमा ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। जब हम जो है ना हार्ट में कोई रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर करते हैं ना तो इससे क्या होता है, उसमें जो हार्ट जो वेसल वगैरह होता है इसका जो इनरमोस्ट लेयर होता है ना ट्यूनिका इंटीमा, वो जो है ना उसमें हाइपरप्लेजिया होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है ना वो इससे पास नहीं होता है ईजीली, ठीक हो गया।
और ये जो है ना फिर काज कर सकता है हमारी बॉडी के स्टीम और हाइपोक्सिया वगैरह को, ठीक है। हाइपरप्लेजिया इज आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिव टिश्यू सीलिंग और हीलिंग। हाइपरप्लेजिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जब इंजरी हो जाए तो उसका जो जख्म को भरने के लिए हाइपरप्लेजिया प्रोसेस है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। जो हमारे जख्म को वापस भरने और वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल एड एंड रिपेयर, इसमें जो है ना ज़्यादा हेल्प कौन चीज़ करता है, जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट है वो जो है ना वो फाइब्रोजेनेसिस वगैरह करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यूट्राइन एनर्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये जो है यूट्राइन एनर्जी भी करती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हैं, एक तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, दूसरा जो है ना नॉर्मल एंडोमेट्रियम इसमें दिखाया गया। हाइपरप्लेजिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम के जो वाल है ना उसमें हाइपरप्लेजिया हुआ है और ये साइज़ में और नंबर में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है टेस्टिकुलर है, नॉर्मल प्रोस्टेटिक, और जो एनलार्ज प्रोस्टेट है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल और एनलार्ज। इसके बाद जो हमारे लीवर है ये है एग्जांपल। उसके बाद जो हमारा स्किन वार्ड्स है, जो पेपिलोमावायरस काज करता है, उससे भी इसका एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है, लास्ट टर्म जो सेल एडेप्टेशन का है वो है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मतलब चेंज इन फॉर्म। जब सिंपल कंसेप्ट को देखें, जब एक सेल जो है ना उसको कंडीशन आता है, स्टिमुलस वगैरह चेंजेस आते हैं, तो ये उस कंडीशन को के साथ खुद को अडाप्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, अपने आप में कुछ चेंजेस वगैरह लाता है, कुछ अल्टरेशन लाता है, या कुछ और सेल्स को अपनी जगह बेचता है कि आप मेरे जगह आकर मेरा काम जो है ना वो जो है ना परफॉर्म करें। इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। It is the reversible replacement of one differentiated cell type with another mature differentiated cell type। इसमें जो है ना नॉन मेच्योर जो है ना ज़्यादातर वो मेच्योर को अपनी जगह रिप्लेस करते हैं, और वो जो है ना अपना जो है ना वो मेटाप्लेजिया मतलब एक दूसरे की रिप्लेसमेंट करते हैं। Prominent example of metaplasia involved in the changes of associated with respiratory tract in response to inhalation irritants such as smoke or smoke। अच्छा, जब कोई सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करता है ना, तो इसकी जो सबसे पहले तो नॉर्मल जो ट्रैक और ब्रोंकस जो लाइनिंग है ना, सेल्स वगैरह होता है, वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। तो जब कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, इस अपनी जगह पर स्क्वेमस एपिथेलियम को जो है ना उसको अपनी जगह पर ले आता है, ठीक है। नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स को अपनी जगह पर रिप्लेस करता है। फिर ये जो है ना फिर स्मोकर वगैरह के लिए फिर ये बर्दाश्त करना ईजी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन में बिकम डिस्प्लास्टिक और कैंसरस इफ द स्टिमुलस के ग्रेट इज नॉट रिमूव। अगर कोई सिगरेट वगैरह छोड़ नहीं जाता तो उसके जो है ना ये कैंसर काज भी कर सकता है और डिस्प्लेजिया वगैरह भी काज कर सकता है, सेल रिमूव भी काज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया इज बेरेटिस ओपेगस। बेरेटिस ओपेगस जो है ना वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। व्हेन नॉन क्लेटराइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम इज अंडरगो मेटाप्लेजिया टू बिकम mutinous columnar cells ultimately protecting the esophagus from acid reflux originated from stomach abscess. For this, metaplasia can progress to dysplasia and eventually carcinoma. Barrett's esophagus, for example, can eventually progress to adenocarcinoma or the esophagus if not treated। अच्छा, Barrett's esophagus में क्या होता है, जो हमारे नॉन कैरेक्टराइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं एसोफेगस के, ठीक है, वो जब स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसमें जो है ना केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम इसकी जगह ले लेते हैं। इससे जो है ना क्या होता है, इसके म्यूटिनस कॉलमनर सेल्स आ जाते हैं। इससे जो रिप्लेसमेंट होता है ना, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, जो हमारे एसिडिटी वगैरह है ना उसको बर्दाश्त करने में हेल्प करता है। अगर इसको बेरेटिस एसोफेगस को ट्रीट ना कीजिए तो ये क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा भी काज कर सकता है। मतलब कार्सिनोमा एडिनाइन जो ग्लैंड्स वगैरह है ना उसको जो है ना कार्सिनोमा कैंसर भी काज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बेरेटिस एसोफेगस। अगर इसको जो ये एसिडिटी वगैरह जो है ना ये यहाँ तक पहुँच रही होती है पहले, तो ये जो है ना इस पर जो सेल वगैरह उसको चेंज हो जाता है, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं। और सो इट्स के साथ ही हमारा सेल एडेप्टेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। इट्स ऑल अबाउट सेल एडेप्टेशन।